हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। एंशियंट हिस्ट्री की डी कोडिंग एंड मेड सिंपल में आपका स्वागत है। और आज हम लेक्चर नंबर 8 में जुड़े हुए हैं, जहां हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने पिछली सारी वीडियोस को देख लिया होगा और आज हम बुद्धिज्म के कोर फिलोसफी और उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। ये सारी क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जहां पे हम लोग आर एस शर्मा और रेस्ट ऑफ द एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनको कंसल्ट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर बुद्धिज्म के बारे में यूपीएससी क्या सोचता है। हर साल हमें प्रीलिम्स के 2 या फिर मेंस में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी सारी आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी, नाम याद रखने पड़ेंगे, और अगर यहाँ पे कोई बुक्स हैं वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। आप सब जानते होंगे कि जब हम बुद्धिज्म की फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं तो बुद्धिज्म कुछ कोर पार्ट्स पे बात करता है। सबसे पहले ही बुद्धिज्म जो है गॉड के कंसेप्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं, और यहाँ पे सोल के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है कि बुद्धिज्म और जो कि बुद्ध थे वो बेसिकली उनका मानना ये था कि वो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है, दुख जो है उनके बारे में वो उनके लिए निर्माण करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं लोगों को कि किस तरीके से ये जो दुख है उसको खत्म किया जा सकता है। और एक फिलॉसफी जो बहुत मशहूर हुई जिसको सब्बम दुखम कहा जाता है कि इस दुनिया में सब कुछ दुख ही दुख है, लेकिन उस दुख से आगे बढ़ा जा सकता है यदि एक इंसान कुछ मार्ग पे चले और सही तरीके से उन मार्गों को अपनाएगा तो एक दिन जरूर उसको निर्माण मिलेगा। यह है कोर फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में सोल के बारे में एज अ मिथ के तौर पे देखा गया है, लेकिन माना यह जा सकता है कि पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, माइंड के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से बुद्धिज्म स्प्रेड भी हुआ। आप सब जानते होंगे कि मेजर डायनेस्टी जो एंशिएंट इंडिया की है उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। पर्टिकुलरली ये क्रेडिट मौर्यन एम्पायर को जाता है। इसके साथ साथ बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इंडिया के आर्ट एंड कल्चर पे भी पड़ा। आप सब जानते होंगे कि बुद्धिज्म के अंदर 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी हुई, जहां पे अलग अलग बुक्स को कंपाइल किया गया और बुद्ध की टीचिंग को लोगों तक पहुंचाया गया। इसके साथ साथ ही बुद्धिज्म के अंदर काफी सारे सेक्ट भी बने, कुछ मेजर और कुछ माइनर सेक्ट्स थे। आइए बात करते हैं कि बुद्धिज्म के बारे में। मेनली अगर आप जानते होंगे कि बुद्ध बचपन से ही एक बहुत ही शौकीन तौर पे एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन समय बीतते ही उनको यह पता चला कि वो दुनिया के दुखों के बारे में जानना चाहते हैं। आखिर क्यों ऐसे दुख होते हैं, इस तरीके से वो अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने काफी सारी चीजें देखी। फाइनली एक और चीज जो हमें याद रखनी है कि बुद्ध जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं और जहां जिस क्लैन से बिलोंग करते हैं वो शाक्य क्लैन है, जो कि रिपब्लिक है। क्योंकि मगध के अंदर पूरी स्टेट 2 हिस्सों में बटी थी, एक वो जो मोनार्की सिस्टम को मानते थे और एक वो जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, यानी कि असेंबली ऑर्डर के थ्रू सारा कुछ चलता था। इस तरीके से बुद्ध की शुरुआत होती है। बुद्ध अपनी पूरी लाइफ छोड़ के 4 मेजर इवेंट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ओल्ड मैन, सिक और डेड बॉडी, और एक ऐसे इंसान दे देखते हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया। बुद्ध के कुछ प्रश्न थे अपनी लाइफ से लोगों से वो, कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों इन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, क्यों ये बीमार है और क्यों ये मर गया। इन सवालों को पाने के लिए बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया और इनको पाने के लिए अलग अलग टीचर्स के पास गए, लेकिन बुद्ध को कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अर्लियर टाइम पे कुछ टीचर्स ने उनको मेडिटेशन सिखाया, कुछ ने कहा चांटिंग कैसे की जाती है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे। फाइनली बुद्ध ने ये डिसाइड किया कि वो अलग बैठ के एक पूरी तरीके से मेडिटेशन करेंगे। जी हाँ, इसी तरीके से बुद्ध अपनी फैमिलीज को छोड़ते हुए इधर उधर घूमते रहे। 7 साल तक इनको कुछ भी नहीं मिला। फाइनली एनलाइटमेंट आई, वो एनलाइटमेंट जिसकी वो चाहत रखते थे। लास्ट वो अपने बोधि ट्री के नीचे बैठे मेडिटेशन किया। ये एक ऐसा मेडिटेशन था जहां पे उनको सच की प्राप्ति, यानी कि उनको ये पता चल गया कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है, और इसी मैसेज को लेके वो दुनिया भर में गए। अगर आप देखेंगे तो ये नदी का नाम आपको याद रखना पड़ता है। उसके अलावा बुद्ध की एनलाइटमेंट होने के बाद बुद्ध सारनाथ गए, जहां पे अपने करीबी फॉलोअर यानी आनंदी उपाला से भी मिले। आनंदा उपाली से मिलने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो जो टीचिंग जो उनको मिली है, जो एनलाइटमेंट उनको मिली है, वो लोगों तक पहुंचे। इसके तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट सेरेमनी जो सारनाथ में दिया जाता है, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन या धम्मा चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बुद्ध कुशीनगर, जहां पे नून एज महापरिनिर्वाण, और इस दुनिया से चले गए। उसके बाद इनकी टीचिंग को प्रिजर्व करना था। काउंसिल बुलाई गई, इन काउंसिल में अलग अलग लोग आए, लेकिन इसके बाद 2 तरह के स्कूल बने।
जी हां, महासंगिका और स्थविरवादिन, यानी कि एक डिस्प्यूट था कि आखिर बुद्ध की टीचिंग को आगे किस तरीके से स्प्रेड किया जाए। साथ साथ में ही हमें यह पता चलता है कि इनको हम लोग, ये खुद कभी भी क्लेम नहीं किया कि ये खुद गॉड है। वो ये मानते थे कि मैं एक रिफॉर्मर हूं। उनका मानना था कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि मैं लोगों को यह बता पाऊं कि आखिर दुख क्यों होता है। तृष्णा, नोबल ट्रुथ और फिर 8 अष्टंगी का मार्ग उन्होंने बताया। उनका कंसर्न था कि लोग कैसे खुश रहेंगे। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो ये 4 वो सच हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं। दुखा, ट्रुथ ऑफ सफरिंग, फाइंड ए कॉज ऑफ सफरिंग। फिर ये कहते हैं सोल्यूशन फॉर सफरिंग एंड द इंप्लीमेंटेशन राइट एक्शन। ये कहा जाता है आर्य सत्यास, यानी कि 4 नोबल ट्रुथ। अगर आप देखेंगे तो पूरी फिलॉसफी में बात आपको एक ही समझ में आ रही है कि बुद्ध चाहते हैं कि लोग किसी तरीके से इन दुखों से दूर हो जाए, लेकिन जी इनको पाने के लिए आपको 8 मार्गों के ऊपर जाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि यूपीएससी में आपको इंग्लिश में नहीं, इनके सारे कंसेप्ट आपको उसी लैंग्वेज में देने हैं जैसे दिया गया। अष्टांगी का मार्ग, राइट विजन, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पा, सम्मा वाका, सम्मा आजीवा, सम्मा वायामा, सम्मा कंटका, सम्मा समाधि एंड सम्मा सति। द राइट कंसंट्रेशन, द राइट थॉट, द राइट स्पीच, द राइट रिव्यू, राइट एफर्ट्स। तो आप देखेंगे तो ये मॉरली बात की जा रही है। बस लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो सही तरीके से जीवन को जिए। यदि अगर तुमने सही तरीके से जीवन जी लिया, जो दुख है तुम्हारे वो कम होते जाएंगे। और क्या है दुखों का कारण? तो कहते हैं वो आपका तृष्णा। डिजायर को जितना कम करोगे उतना आपको फायदा होता जाएगा। इसके चलते हुए हम पूरे बुद्धिज्म में एक ही बात सीख रहे हैं कि वो लोगों को मटेरियल लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मध्यम मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ त्याग के ही भगवान मिलेगा। हां, आपको घर गृहस्थी भी चलानी है और अपना मॉरल लाइफ को अपलिफ्ट भी करना है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमेशा मिडल पाथ की बात हुई। सबसे ज्यादा ना ही ज्यादा आपको मजेदार जिंदगी जीने की जरूरत है और ना ही सब कुछ त्यागने की जरूरत है। हमेशा मध्यम मार्ग में बीच वाला हिस्सा अपना है, इससे आपको फायदा होगा। और इसके साथ साथ मिडल पाथ का मतलब होता है मध्यम मार्ग, जिसको आई करेक्टर द नोबल एटफुल पाथ। अगर आप 8 मार्गों पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा और इसके साथ साथ ही आपको मिलेगा निर्वाण। आइए जरा बात करते हैं कि गॉड, बुद्धा कहते हैं कि नीदर एक्सेप्टेड नॉट रिजेक्टेड। वहीं सोल, बुद्धा डिड नॉट रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, बट कास्ट सिस्टम के बारे में बुद्धा बिल्कुल अगेंस्ट। वहीं पे जब जैनिज्म की बात करते हैं तो वो कास्ट सिस्टम के बारे में, यानी वन सिस्टम के बारे में उन्होंने रिजेक्शन नहीं किया था, क्योंकि बुद्धा के संग के अंदर सबको आने की इजाजत। वहीं पे जैनिज्म में भी ऐसा था। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि वेदाओं के बारे में वो बिल्कुल, यहां पे हम दोनों को सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, क्योंकि जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में भी वेदों को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर के लोग इन्हीं वेदों को पढ़ते हुए लोगों को सता रहे हैं। इसके चलते हुए उन्होंने उपनिषद की फिलॉसफी को अपनाया। बुद्धा ने प्रीच किया है पाली लैंग्वेज में और संघ बनाया। इस संघ को बनाने के लिए उन्होंने क्लियरली कहा कि कुछ लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन मोस्टली ये सबके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई थी। यहां पे वुमेन्स भी आ सकती थी, मेल भी आ सकते थे। अर्लियर टाइम पे बुद्ध फीमेल के फेवर में नहीं थे, बाद में उनकी माताजी ने उनसे कहा था और उस तरीके से संघ को खोल दिया गया। इस संघ के कुछ काम भी होते हैं। एक्सेप्शन पे सोल्जर्स, स्लेव्स और डेबिटर्स को नहीं आने की इजाजत थी, लेकिन अगर इनको अपने मास्टर छोड़ देते हैं तो ये भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये सारे लोग इस तरीके से बैठेंगे, मॉन्क ऑर्गेनाइज करेंगे एक संघ, और संघ में होगी प्रीचिंग, जहां पे वो सिखाया जाएगा और वो लोगों को जाके सिखाएंगे। इसके साथ साथ ये एक जगह पे नहीं रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे। और आप याद रखिएगा, इसको वसवसा कहा जाता है। रेनी सीजन में ये बिल्कुल भी मूव नहीं होंगे। उसके बाद ले वर्शिपर्स को उपासकास कहा गया है। ले फॉलोअर्स डिक्लेयर दैट शी हैड टेकन द रिफ्यूज इन बुद्धा, धम्मा एंड संघा। इसको त्रिरत्नास कहा जाता है। उपासमापादा, लेमेन टू मॉन्क जब बन जाता है, ये 2 तरीके के रॉन्ग्स होते हैं। पति मोखा रूल्स उन लोगों के लिए इंप्लीमेंट होते हैं जो संघ के अंदर आते हैं, ये नन्स और मॉन्क के लिए होते हैं। बिफोर मूविंग पवरना सेरेमनीज, और यहां पे है उपासथा असेंबली होती है। एक प्रेसिडेंट को चुना जाता है और देखा जाता है कि कुछ लोग जो संघ के अंदर हैं उन्होंने कोई गलती तो नहीं की है। यदि अगर उन्होंने गलती की है तो इस संघ की पूरी परंपरा जो होगी उसके अंदर उसको निकाल दिया जाएगा। इसमें यह है कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जिसने चोरी की, या किसी ने झूठा ये तो नहीं कहा कि उसको एनलाइटमेंट मिल गई है, और ये संघ अथॉरिटी रखता है कि उस बंदे को निकाल दिया जाए। वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है,
यानी कुल मिला के बात यह है कि पूरी तरीके से एक सिस्टम बना है। ये वो 4 लोग हैं जो बिल्कुल भी संघ के अंदर नहीं रह सकते, यानी सेक्सुअली, या जो वो लोग जिन्होंने जो वो लिया जो किसी ने दिया नहीं, किसी को मार दिया या झूठा ये कहा कि उनको एनलाइटमेंट मिल चुकी है, इनको संघ में रहने की इजाजत नहीं हुई। इसके अलावा आप लोगों को भिक्षुक्स के तौर पे देखा जाएगा, उपाली, मोगलाना, आनंदा, अश्वजीत, सरीपुट्टा, ये बहुत मेजर रोलर। ये वो लोग हैं जिन्होंने राइट नॉलेज ले ली है और ये अरहत बन चुके हैं, और इनका काम है, अगर आप देखेंगे बिंबिसारा, अजातशत्रु, प्रसन्नजिता और उदयना, ये वो लोग हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को फैलाने में बहुत मदद की, और साथ में ही ये हमारी होती हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। इसी तरीके से आप बनाएंगे, पहली अजातशत्रु के टाइम पे हरियंका डायनेस्टी है, राजगिर और मां कश्यपा इसके प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पे विनय पिताका और सूत पिताका उपाली और आनंदा के द्वारा। यहीं पे सेकंड कोरसाला, कालासोका, शिशुंगा डायनेस्टी, वैशाली, सबकामी, और यहाँ पे बुद्धिज्म जो है वो स्प्लिट हुआ इनटू 2 स्कूल ऑफ थॉट, महासंगिका, स्थविरवादिन। अभी यहाँ पे कोई सेक्ट तो नहीं बना लेकिन डिवीजन हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो थर्ड अशोका के टाइम पे हुई, मौर्यन डायनेस्टी, पाटलिपुत्रा, मोगलीपुट्टा, टिस्सा, और यहाँ पे अभिधम्म पिताका लिखी गई। यह फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम पे हुई। यह कश्मीर कुंडलवाना में हुई, कुशान अंपायर के अंडर थी, वासुमित्रा, अश्वघोषा, और यहाँ पे बुद्धिज्म 2 सेक्ट में बढ़ गया, एक हिनयान बने और एक महायान बने। हिनयान वो लोग थे जो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, और महायान वो हैं जो मूर्ति पूजा करेंगे। हिनयान वो लोग हैं जो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग पे ही बात करेंगे, वहीं पे महायान जो है वो संस्कृत को फॉलो करेंगे। हिनयान वो लोग हैं जो बुद्ध को सिर्फ एज अ रिफॉर्मर मानते हैं, वहीं पे महायान बुद्धिज्म के लोग ये मानते हैं कि बुद्धा एक गॉड थे। और एक सबसे बड़ा कंसेप्ट यहां से निकल के आया जिसको हम बोधिसत्वास कहते हैं। हिनयान को कहा जाता है कि वो लेसर विकल है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और अपने निर्माण के लिए सोचते हैं। वहीं पे महायान कहते हैं कि हम बिगर और बड़ी गाड़ी हैं, क्योंकि हम अपना निर्माण नहीं करते, हम बोधिसत्वास बन के दूसरों का निर्माण करवाते। और इसी तरीके से बुद्धिज्म के अंदर स्प्लिट होना शुरू हो गया। लेकिन हिनयान महायान ही तक ये मसला नहीं रहा, इसके बाद भी इनके अंदर डिविजन्स होते रहे, और आज मेजर सेक्ट के तौर पे हिनयान महायान के अंदर और कई सारे माइनर सेक्ट्स बन गए, और इस तरीके से बुद्धिज्म का डिक्लाइन भी हुआ। बुद्धिज्म वैसे मेजर डायनेस्टीज के तौर पे देखें तो मौर्यन अंपायर, सतवान डायनेस्टी ने भी पैट्रोनाइज किया, उसके अलावा इंडो ग्रीक, साकास, लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा उनको मिला वो फिर मिला पाल डायनेस्टी के अंदर। इवन गुप्तास के टाइम पे भी पैट्रोनाइज तो किया गया। सो उम्मीद है कि आपको बुद्धिज्म के बारे में तो जानकारी मिली होगी, एनसीईआरटी बेस्ड। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिर एंशिएंट हिस्ट्री में और क्या क्या हुआ, और इस बुद्धिज्म के स्प्लिट होने के बाद कौन सी फिलॉसफी और निकल के आई। सो जुड़ी रहिएगा इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने कोई पीछे की क्लास मिस की है सो प्लीज वो क्लास देख लीजिएगा। मेक वेरी शॉर्ट माइंड मैप नोट्स ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो। Stay safe and stay blessed. See you in the next class. Till then, bye-bye.